कर दिया। हो गया लाइव। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? कुछ शैतान बच्चे हम जो भी बात करते हैं वो यूट्यूब पे वीडियो बना के डाल देते हैं। हम्म, तो अब सीधा पढ़ाई में पढ़ाई 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 करेंगे। तो आ जाओ मेरे दोस्तों, पढ़ते हैं। तो अब हमारा सवाल है आज आगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और कितना समय लगेगा। सारी बातों का जवाब आज मिलेगा। आज क्लास का ड्यूरेशन भी थोड़ा छोटा ही रहेगा। ठीक है, लगभग 9 बजे तक ही खींच पाएंगे क्लास को। आज कहीं जाना है मुझे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए जितना भी समय है उसमें मन लगा के पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आप सबको। बहुत लेट कमेंट शुरू हुए आज। आइए मेरे बच्चों, पढ़िए सवालों को। क्वेश्चन में कह रहा है द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। आज मैंने THSL के भी सारे क्वेश्चन ले लिए हैं 2020 वाले। तो मुश्किल से 5 से 6 ही क्वेश्चन हाथ लगे हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं। कहता है द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो आज हमें सर्कल का कॉन्सेप्ट बेसिकली जानना है। देखिए यार, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। वृत्त की समीकरण। क्योंकि ये पहले पूछी नहीं जाती थी, लेकिन इस बार CHSL में इससे क्वेश्चन पूछ लिया है तो मैं इसको करा रहा हूँ और अब इसको पूरा डिटेल ही समझा दे रहा हूँ। बहुत बार स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल पूछ लेता है कि किसी सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इस बारे में चर्चा कर लेता है। तो दोस्तों, समझने का प्रयास करिएगा। हट बे, हट बे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए ये सर्कल है, मान लीजिए मेरे दोस्तों ये सर्कल है, ठीक है। और इस सर्कल के कोई पॉइंट है, लेट से ए और बी, इसके कोई पॉइंट, ए और बी इसके कोई पॉइंट। ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर के कुछ भी पॉइंट आप मान लीजिए। ए बी मान लीजिए, बी सी मान लीजिए, सी डी मान लीजिए, कुछ तो मानिए। जो भी आप मानेंगे वही मैं मान के चलूँ, ठीक है। या वैसे सर्कल के जो सेंटर के पॉइंट माने जाते हैं स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, वो माने जाते हैं -G और -F। बाकी आपकी श्रद्धा। मैं भी स्टैंडर्ड ही मान लेता हूँ -G और -F। किसी भैया कोई आपत्ति तो नहीं? आपने 11th क्लास में सर्कल की इक्वेशन पढ़ी होगी, तो शायद 10th में भी आने लग गई, मुझे पता नहीं है। तो सेंटर वहाँ पे -G और -F मान, यहाँ हम कोई भी पॉइंट मान लें। क्योंकि हमें इक्वेशन बनानी है तो रिलेशन लेना पड़ेगा। कोई भी P पॉइंट ले लेते हैं XY। XY एक ऐसा पॉइंट ले लिया जो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे। ये हमारा O सेंटर है ना। सेंटर के वर्टेक्स -G -F बड़े स्टैंडर्ड होते हैं और उन्हीं को हमने उठाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पार्ट की डिस्टेंस या सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस हमेशा रेडियस होती है। तो ये जो मेरी लेंथ है, ये मेरी कहलाएगी रेडियस, ये मेरी कहलाएगी त्रिज्या। है ना, क्या कहलाएगी जी? रेडियस, त्रिज्या। ये मेरी त्रिज्या कहलाएगी। देखिए, एक ही सवाल अभी तक इसमें पूछा है, किसमें? THSL में सर्कल से। और वो भी इतना बड़ा सवाल नहीं, उसको मैं बिना सर्कल के कॉन्सेप्ट के भी आपको सिखा सकता हूँ। लेकिन मैंने सोचा जब पूछ ही लिया है तो हम भी 2 कदम आगे चले जाते हैं और सर्कल को गहराई से पढ़ लेते हैं, है ना। तो वो प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अब आप कोई कमेंट मत करिए ना, मैं आपका जवाब दूंगा, क्योंकि इसको थोड़ा सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। हमारी रेंज से हल्का सा ऊपर का सवाल है। तो मेरे बच्चों, मैं आपसे इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस निकलवाना चाहता हूँ। तो आपको तो पता है 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या रहता है। तो आप कहेंगे सर y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। तो y2 y माइनस y1, y2 y मान लिया, y1 मान लिया -f। लेकिन माइनस माइनस f करेंगे तो हो जाएगा प्लस। तो y प्लस f प्लस x2 माइनस x1, तो x माइनस
आप करोगे माइनस जी करोगे तो माइनस माइनस प्लस जी है ना, और इस पूरे का स्क्वायर रूट ये होती है इसके बीच की डिस्टेंस। यानी दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालने का ये सूत्र है, आप और हम सब इस बात को जानते हैं, है ना। अब मेरी अगली बात को सुनिए, और ये दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को हमने रेडियस माना है, आर माना है। किसी भैया को दिक्कत है यहाँ तक? अब एक बात बताइए, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूँ, क्या कर दूँ, होल स्क्वायर कर दो, तो ये स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, हाँ है ना, और ये होल स्क्वायर हट जाएगा अगर मैं इसका पूरे का स्क्वायर कर दूँ तो ये होल स्क्वायर यहाँ हट जाएगा और यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। किसी भैया कोई आपत्ति तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में? कोई दिक्कत। अब आगे समझ। अब मैं इसका होल स्क्वायर का फार्मूला खोल देता हूँ, तो वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2FY, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2GX इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं माइनस आर स्क्वायर इक्वल, है ना। अब थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बनी हमारी सर्कल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बनी मेरे प्यारे बच्चों हमारे सर्कल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी सर्कल की इक्वेशन बन गई। अगर इसको थोड़ा और सुंदर रूप में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY, और इस पूरे पार्ट को कांस्टेंट मान लेते हैं क्योंकि इसके साथ वेरिएबल तो जुड़ा नहीं है एक्स वाई, तो कोई कांस्टेंट हम रख लेते हैं सी इक्वल टू जी, है ना। अब ध्यान इस बात का रखिएगा कि जो कांस्टेंट टर्म है सी, इसको मैंने क्या लिया है, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना। एक बार इतनी बात उतार समझ लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं। ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म। ये यार दोस्तों, अब इसको पहले पेज पे लिख देता हूं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है सर्कल की। मेरे प्यारे बच्चों, ये होती है किसी भी सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म, किसी भी सर्कल की इक्वेशन होती है। और ध्यान ये रहे कि जो सी है, इसका बात का अर्थ है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी मैं आर स्क्वायर को इधर ले आऊं तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यानी आर की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछ लूं तो ये होगी मेरे बच्चे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये मेरी रेडियस हो गई। बस यही कहानी है पूरे सर्कल की। बस अर्थ आप दो तीन चीजों को समझ लें, क्या कि जी जो है वो मेरे सर्कल का सेंटर नहीं है। मेरे सर्कल का सेंटर मैंने माइनस जी और माइनस एफ लेके बताया। ध्यान रहे, सर्कल का जो सेंटर था वो माइनस जी और माइनस एफ लिया था, है ना। सर्कल का जो सेंटर था वो मैंने माइनस जी और माइनस एफ लिया था, है ना। अब मैं कुछ कुछ बेसिक बातें आपको सिखाता हूं यार। जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिखी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22y प्लस 39, कुछ भी लिखवा लो यार, मतलब 139 कुछ भी लिख दिया बराबर चीज। मैंने ऊपर लिख दिया दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल या इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। हिंदी में मैं इसे ऐसे कहूंगा कि यदि किसी वृत्त की समीकरण ये है तो इस वृत्त के केंद्र क्या होंगे। तो आप कहेंगे जी देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा समय लगेगा लेकिन समझ जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2GX प्लस 2, अरे यार, प्लस 2FY
प्लस सी इक्वल्स टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसी भी सर्कल की। जब हम इसे कंपेयर कर रहे हैं तो ये कंपेयर हो गया, ये कंपेयर हो गया। तो आप गौर से देखेंगे कि यहां पे 2gx आया, तो इसको 2gx की फॉर्मेट में तोड़ेंगे तो 2 इंटू एक्स तो हो ही गया। तो अब g की वैल्यू क्या लें कि -10 आ जाए, तो आप कहेंगे g की वैल्यू यहाँ -5 लेनी पड़ेगी। अरे हाँ है ना, देखो 2 g की वैल्यू लेनी पड़ेगी -5 एक्स, तभी तो ये -10 एक्स बना। अरे हाँ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल के सेंटर जी नहीं होते, सर्कल के सेंटर जी और -f होते हैं। जबकि एक्चुअल में जी की वैल्यू आई -5, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, -g की। तो -g का मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जी की वैल्यू आएगी 5। हाँ है ना। यहां पे अगर मैं बात करूं तो 2f(y) 22 है, तो इसे लिखेंगे तो 2 f को क्या लिखेंगे 11 इंटू वाई। तो आपने देखा कि f की वैल्यू है 11, जबकि मुझे f की वैल्यू चाहिए ही नहीं, मुझे सेंटर के वर्टेक्स चाहिए। और सेंटर के वर्टेक्स -f होते हैं, मतलब -11 हो। यानी इस सवाल में अगर आपसे कोई सेंटर के वर्टेक्स पूछे, इस सवाल में अगर आपसे कोई सेंटर के वर्टेक्स पूछेंगे तो आप आंसर देंगे सर 5 - 11। क्या आंसर देंगे मेरे बच्चों, 5 - 11 है ना। ये उस सर्कल के सेंटर के वर्टेक्स होंगे। किसी भैया को दिक्कत है, फिर से समझिए इस बात को, जो लिखा हुआ एक बार देखिए कि हमने सेंटर के वर्टेक्स क्या माने हुए, -g और माइनस है। क्या माने हुए भाई, -g और माइनस है ना। अब पेपर में इस बात को कैसे करा जाए डायरेक्ट, तो पेपर में करने का सीधा सा तरीका होगा क्या, अगर पेपर में ये सवाल आए तो आप ये देखिए कि 2 से इसे भाग दे दीजिए, क्या आएगा, 2 × 5 = 10, -5 आया। तो अगर यहाँ माइनस आया ना तो प्लस लिख दो। 2 से इसे भाग देंगे, 2 × 11 = 22, तो +11 आया तो यहाँ -11, यानी इसके वर्टेक्स +5 - 11। यानी जो यहां साइन आएगा उससे उल्टे सेंटर के वो साइन हो जाएगा। हाँ है ना। मेरी बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, किसी भाई को कोई दिक्कत है। अगर इसी सवाल में मैं आपको ये कह दूं कि सर्कल की रेडियस निकाल के बताइए, तो आप कहेंगे जी सर्कल की रेडियस का भी सूत्र आपने लिखवा दिया। क्या सूत्र लिखवाया कि g² + f² - c²। हाँ है ना। g का वर्ग प्लस f का वर्ग माइनस c²। अच्छा, अब g की वैल्यू माइनस हो प्लस हो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, क्योंकि उसका वर्ग करके तो प्लस ही आना है। ऐसे f की वैल्यू प्लस हो माइनस हो कोई फर्क ही नहीं होना, उसका उत्तर प्लस ही आना है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अगर मुझे यहाँ सेंटर चाहिए ना, सॉरी रेडियस चाहिए, तो आप डायरेक्ट आप दिखाएंगे c की वैल्यू 139 है, तो आंसर लिखेंगे g²। g की वैल्यू एक्चुअल में थी कितनी, -5, लेकिन आप उतनी ही दूर मत जाइए, जो भी आपने निकाल लिया -5 हो या +5 हो, वर्क करके तो 25 आया। f की वैल्यू थी जी +11, तो +11 हो या -11 वर्क करेंगे तो 121 ही आएगी। हाँ है ना। और माइनस करेंगे c 139, तो 121 और 25, 5 और 1 6, जोड़ दो 4, 146 माइनस 139 7। तो रेडियस आएगी जी कितनी, √7। ये मेरे भैया हमारा आंसर होगा। क्लियर है, ये मेरा आंसर होगा। किसी भी भैया को कोई बात हो, यहाँ तक कोई दिक्कत हो ना, बात समझ में आए तो मुझे बताइएगा दोबारा। बताइए आगे। x² + y² + 12x माइनस 18y + 22 = 0। सेंटर के वर्टेक्स बताइए क्या होंगे। अगर किसी सर्कल की इक्वेशन ये है तो सेंटर के वर्टेक्स बताइए क्या होंगे। आइए मेरे बच्चों, बात समझ में आई। तो यहां से 2 से भाग दोगे क्या आया,
तो 2 से भाग दोगे +6 आया। तो सेंटर के अगर कोई वर्टेक्स पूछेगा तो -6 लेंगे। यहाँ 2 से भाग दोगे -9 आया, है ना, तो सेंटर के वर्टेक्स +9 आए। तो अगर आपसे सेंटर के वर्टेक्स पूछे जाए तो डायरेक्ट आप आंसर लिख दें। लेकिन अगर आपसे रेडियस पूछी जाए तो आपको लफड़ा ही नहीं लेना। 6 का वर्ग 36, 9 का वर्ग 81, -22, भाई g² + f² -c। इसका जो उसके रूट निकल के आएगा वो मेरी रेडियस निकल। आज अब सवाल करिए भैया। कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विद सेंटर 1, -2। सेंटर के जो वर्टेक्स है वो 1 और -2 है ना, और मैंने बताया था हम सेंटर के वर्टेक्स -g और -f लेके चले। तो मेरे प्यारे बच्चों आप बताइए g की वैल्यू क्या लूँ मैं कि 1 आ जाए। तो आप कहेंगे -g बराबर, देखो मैं डिटेल बता रहा हूँ, -g बराबर 1 है तो g की वैल्यू तो -1 आई ना। भाई g की वैल्यू -1 रखोगे तभी तो माइनस माइनस प्लस 1 आएगा। तो g की वैल्यू निकल के आई -1, है ना। f की वैल्यू कोई आपसे पूछ बैठे तो -f बराबर -2, तो f की वैल्यू आई जी 2। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जी, x² + y² + 2gx + 2fy + c कांस्टेंट बराबर 0। ये भी ध्यान रहे कि c की जो वैल्यू होती है वो g² + f² -r² होती है। यही बताया हुआ भाई। c की जो वैल्यू है g² + f² -r², c की जो वैल्यू है ना, तो c की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी भाई कितनी, g² + f² -r²। ये बनी मेरे बच्चों c की वैल्यू, है ना। तो अब गौर से देखिए g की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर +1, f की वैल्यू है जी 2, 2 का वर्ग 4, रेडियस उसने खुद दे रखी है जी कितनी 4, तो 4 का वर्ग 16, है ना। तो 4 और 1 5, 16 में से 5 गया भैया कितना बना, 16 में से 5 गया बचा 11, -11, है ना। तो इक्वेशन लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि भैया x² + y² + 2gx, g की वैल्यू है जी -1, तो यहाँ रखेंगे तो -2 आ जाएगा, -2x। f की वैल्यू है जी 2, तो 2 दूनी 4y, और c की वैल्यू है जी -11, तो -11। -11 उधर जाएगा ब्रैकेट के, मतलब बराबर 0 के उधर, तो प्लस का हो जाएगा। तो ये मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी इस सर्कल की। तो x² + y² -2x + 4y = 11, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है ना। किसी भैया को दिक्कत है यहाँ तक, हाँ है ना। नहीं, ये तो था इस सवाल को सोल्व करने का डिटेल तरीका कि पूरे क्वेश्चन को अगर डिटेल सोल्व करना होता तो कैसे करते। अब हम बात करते हैं जी इसी सवाल को पेपर में कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो हमें ये देखना था कि भाई सेंटर के वर्टेक्स 1 और -2 उसने दे रखे हैं, आयना, और रेडियस 4 है, तो c की वैल्यू होगी g² तो प्लस और माइनस 1 का वर्ग 1 प्लस b² मतलब f² 2 का वर्ग 4 माइनस रेडियस का स्क्वायर 4 का वर्ग 16, तो 16 और 4 घटाओगे तो ये आएगा -11। c की वैल्यू -11 आती, लेकिन ये सारी चीजें उधर जा रखी है तो आंसर में बराबर का 11 आना चाहिए, यानी मेरा जो भी आंसर होगा उसमें इक्वल टू 11 होगा, यानी ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ना ही मेरा ये आंसर हो, या तो मेरा सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहां सेंटर का वर्टेक्स पूछूं तो क्या होगा, तो तरीका बताया 2 से भाग दो, 2 से भाग दोगे क्या आया +1, और अगर यहां +1 है तो सेंटर का वर्टेक्स में साइन चेंज हो जाएगा -1, जबकि हमारे पास सेंटर का जो वर्टेक्स है उसमें क्या आना चाहिए +1, है ना। इसका मतलब ये मेरा ऑप्शन गलत है, डी ही ऑप्शन मेरा प्यारे बच्चों मेरा बिल्कुल सही है ना। समझ पा रहे हैं नहीं मेरी बात को पक्का। अब आगे देखिए जी, मूल बिंदु, यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। देखिए यार, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c, और c की वैल्यू क्या होगी जी, g² + f² -r²। अब एक बात मेरी सीखिएगा,
अगर सेंटर 0 0 आ जाए, सेंटर 0 0 मतलब ओरिजिन सेंटर दे दिया जाए, अगर किसी सर्कल का सेंटर ओरिजिन मतलब उसके वर्टेक्स 0 0 हो, तो जी की भी 0, एफ की भी 0, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चूंकि ये 0 बन गया, ये भी 0 बन गया जी एफ की वजह से। अब यहाँ रखते हैं जी और एफ की वैल्यू 0 0 लेंगे तो 0 0 आ जाएगा। आर की जो भी वैल्यू इधर रखी होगी, यानी सी की जो वैल्यू है माइनस आर स्क्वायर आएगी, तो सी की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर आएगी। अब माइनस आर स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहां से एक चीज और लिख सकते हैं, क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल whose center is origin, मूल बिंदु, is origin and whose center is origin, standard form of a circle whose center is origin and whose center is origin and radius is r, and radius is r। तो इसका सीधा सीधा फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी किसी सर्कल की अगर उसका सेंटर ओरिजिन 0 0। करिए जी। सवाल में कह रहा जी मूल बिंदु और 6 सेंटर त्रिज्या वाले वृत्त की समीकरण ज्ञात करिए। तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, 6 का वर्ग 36। देख लीजिए कहीं मिल जाए तो। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यही है क्योंकि -36 उधर जाएगा प्लस का। अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो इक्वेशन यही बनेगी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 36। समझ गए भाई? आइए कहता है जी सर्कल का वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके व्यास के दोनों तरफ के बिंदु 4 3 और -2 1। बताइए। देखिए यार, दिखाता हूँ डिटेल, फिर मैं इसको शॉर्ट भी समझाऊंगा कि कितना आसान सवाल है और हम इसे कितना गंभीर ले रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए कोई सर्कल है और सर्कल का कोई डायमीटर मान लेते हैं जी। ये सर्कल का कोई डायमीटर मान, ठीक है भाई। ये सर्कल का डायमीटर मान, तो हमारे सवाल में कह रहा है जी इस सर्कल के डायमीटर पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, 4 3 और -2 1। मैं पूरा डिटेल पढ़ा रहा हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बताओ कि सर्कल के सेंटर का, सेंटर जो होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, तो हम यहाँ से मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो मिड पॉइंट के वर्टेक्स कैसे निकलेंगे? तो आप कहोगे भाई x1 प्लस x2, तो 4 -2 क्या आएगा? +2, उसका आधा आएगा 1। y1 प्लस y2, तो 3 और 1 4, 4 का आधा 2। तो इसका मतलब सेंटर के जो वर्टेक्स होंगे वो 1 और 2। किसी भैया को दूरी मतलब दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अगर आपके पास मेरे बच्चों सेंटर के वर्टेक्स निकल के आ गए, अगर आपके पास सेंटर के वर्टेक्स निकल के आ गए, आए ना? किसके वर्टेक्स निकल के आ गए? सेंटर के वर्टेक्स निकल के आ गए। अरे बोल दो, सेंटर के वर्टेक्स निकल के आ गए, तो ये बताइए क्या रेडियस नहीं निकाल सकते? आप निकाल सकते हैं भाई। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस की किसी भी बिंदु की दूरी रेडियस कहलाएगी। तो दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है y2 माइनस वाई वन, तो 3 में से 2 गया 1, 1 का वर्ग 1, प्लस x2 माइनस x1, 4 में से 1 गया 3, 3 का वर्ग, 4 में गया 3, 3 का वर्ग 9, 9 और 1 10। यानी सर्कल की जो रेडियस आई वो आई √10। पक्का रेडियस आ गई जी √10।
अब ये बताइए कि सी की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे जी सी की वैल्यू होती है जी स्क्वेयर, यानी सेंटर 1 है तो 1 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर 4 माइनस आर स्क्वेयर होता है भाई, जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। तो मेरे प्यारे बच्चों आर क्या है, √10, √10 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहेंगे जी 10 ही होगा। तो 4 और 1 5, 5 में से 10 गया -5, यानी सी की वैल्यू आ गई -5। तो अगर हम इक्वेशन बनाने जाएंगे तो सूत्र होता है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, फुल डिटेल बता रहा हूँ, उसका फिर शॉर्ट भी समझाऊंगा, 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए यार एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ध्यान से मेरे शब्दों को समझिएगा, रटिएगा नहीं। मैंने बताया थे सेंटर के जो वर्टेक्स होते हैं वो -g और -f माने जाते हैं। इसका मतलब -g1 है तो g की वैल्यू -1 होगी, तो g की वैल्यू -1 होगी तो ये -2x आ जाएगा, और -f2 है तो f की वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा -4y। और c की वैल्यू क्या है जी -5, तो -5 उधर लेके जाओगे किसका हो जाएगा प्लस। ये इसकी इक्वेशन बनेगी कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर -2x -4y इक्वल टू 5। ये मेरा आंसर। पहला तरीका तो था इस सवाल को सोल्व करने का ये। अब बढ़ते हैं आगे, है ना। ये एक्चुअल में CHSL का क्वेश्चन था, तो पेपर में ये क्वेश्चन जिस फॉर्मेट पे आया उस फॉर्मेट का तरीका मैंने आपको सिखाया। अब एक बार इसे पढ़िए, फिर मैं दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यार, अगर मैं एज ए स्टूडेंट एग्जाम दे रहा होता, मैं इस सवाल को ऐसे करता। देखिए भाई, मुझे ऐसे देखना था कि इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे एक पॉइंट है 4, 3, तो यानी जो भी सर्कल की इक्वेशन होगी वो 4 और 3 को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी एक्स की वैल्यू 4 ले लें, वाई की वैल्यू 3 ले लें तो सेटिस्फाई करें। तो देखिए 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25, यानी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र तो हर जगह 25 आना है। यहाँ 4 दूनी 8 आएगा, यहाँ 3 चौक 12 आएगा, तो 12 8 20, 20 में से 3, 3 गलत आ गया। लेकिन अगर अगले में भी सेम यही है तो आप देखो 25 में से 12 और 8 20 गया, तो कितना बना 5, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये मेरी इक्वेशन हो सकती है, ये तो आंसर होगा ही नहीं। यहाँ देखिए तो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू 25 है ना। अब देखिए एक्स की वैल्यू थी 4, 4 6 24, और वाई की वैल्यू थी 3, 3 दूनी 6। अब आप खुद देखिए क्या 3 उत्तर निकाल के देगा, तो भाई 25 और 6 31, 31 में से 24 गया, 3 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी मेरी इक्वेशन नहीं हो सकती। यहाँ चेक करें तो ये वैल्यू थी 25, है ना, और x की वैल्यू 4, 4 दूनी 8, और y की वैल्यू 3, 3 चौक 12, तो 12 में से 8 गया 4, प्लस 4 25 4 29, ये तो 5 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये भी मेरी इक्वेशन नहीं हो सकती। तो केवल बी ही मेरा ऑप्शन था। यानी आप कोई भी एक वर्टेक्स उठाते और इक्वेशन चेक कर लेते, है ना। अगर दो इक्वेशन में सेटिस्फाई करते तो हम फिर दूसरा पॉइंट भी चेक करते कि वो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पा रहे, अच्छे से मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सोल्व कर सकते थे बिना समय गवाए, लेकिन चूंकि मैं समझा रहा हूं यहाँ कॉन्सेप्चुअली, तो मेरा फर्ज था कि मैं आपको सवाल को डिटेल समझा, इसलिए मैंने डिटेल समझा। भैया करिए, कह रहा जी उस लाइन की इक्वेशन बताइए जो 3 -5 से होके गुजरे और स्लोप दे रखा है 2, कर लोगे आसानी से। यार ये सवाल गलत डल गया, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नहीं है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये करिए, कहते उस वृत्त का समीकरण बताएं जिसकी त्रिज्या 4 और केंद्र 3 और माइनस। देखिए जी, केंद्र 3 और -2 है ना, और आपको बताना है क्या इक्वेशन।
तो आप सबसे पहले तो पेपर से अगर अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से अटेम्प्ट करिए कि भैया 2 से भाग देंगे 6 को तो आएगा -3, तो सेंटर आएगा +3, बिल्कुल सही। इसे 4 से भाग देंगे 2 को तो आएगा +2, तो सेंटर आएगा -2। यानी ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई करेगी, मतलब जो भी हमारी इक्वेशन होगी उसमें -6x + 4y होगा। तो यहाँ तो गलत है, यहाँ -6x नहीं है, ये इसलिए गलत है। यहाँ -6x नहीं है, इसलिए गलत है। इसका मतलब केवल और केवल एक ही इक्वेशन है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, बाकी हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। भाई अगर हमारे पास केंद्र के शीर्ष 3 और -2 हैं तो g की वैल्यू आएगी -3 और f की वैल्यू आएगी मेरे भाई माइनस नहीं +2। तो 2gx करेंगे तो 2 तिया 6 +2 fy करेंगे तो ये आएगा -6x + 4y। ये मेरा आंसर। तो जिस इक्वेशन में -6x + 4y है वही मेरा आंसर, तो केवल इसमें है, तो ये मेरा। देयर इज नो नीड टू मेक इट सॉल्व इन डिटेल, यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट ऑन दी ऑप्शंस। वृत्त की त्रिज्या और केंद्र के निर्देशांक बताइए। कहता है जी वृत्त के निर्देशांक बताइए। इस इक्वेशन को देख के तो 2 से भाग दोगे तो आएगा -2, क्योंकि 4 माइनस का है तो 2 दूनी 4 तो -2 आया, तो सेंटर के वर्टेक्स होंगे +2। इसे 2 से भाग दोगे तो -3, तो सेंटर के वर्टेक्स होंगे +3। यानी सेंटर के वर्टेक्स तो 2 3 होंगे, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक चुनना है। अब कह रहा है रेडियस भी बताइए, तो रेडियस के लिए क्या चाहिए, तो आर की वैल्यू जो होगी वो होगी g² + f² - c। तो g का मतलब -2 लो या 2 लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो 2 का वर्ग 4 आना है, हाँ है ना, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, और 3 का वर्ग 9 आना है, और c की वैल्यू उसने दे रखी -12। ध्यान देना, गलती मत कर बैठना, c की वैल्यू है -12, तो -12 का मतलब माइनस माइनस +12 हो जाएगा। तो 12 और 4 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी रेडियस आएगी मेरे भाई कितनी 5। अब हमें देखना कौन सा ऑप्शन 5 दे रहा है रेडियस, ये तो 2 3 एंड 5, ये हमारा आंसर है ना। तो वैसे भी समझ सकते थे कि रेडियस माइनस में तो आनी नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो इमेजनरी बन जाएगा। अरे हाँ है ना, तो रेडियस किसी भी सूरत में या नेगेटिव नहीं आ रही होगी, क्योंकि रेडियस इज ऑल्सो ए लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड द ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। बच्चा कह रहा है इसको नहीं बताया, बता तो दिया, ये सब इसका नहीं है, मैं बाद में डिस्कस कर दूंगा, इसे टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। एक इससे पीछे, अच्छा इसकी कह रहा था क्या, इसमें भी आसानी से कर लोगे, कहता है एक पॉइंट दे दिया, स्लोप दे दिया, तो निकाल लोगे यार, इसमें है ही क्या फिर, बताइए जी। कहता है जी 2 सर्कल की इक्वेशन दे दी है आपको, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट की लेंथ आपको निकाल के बतानी है। तो ध्यान दो जरा, फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। आइए जरा समझते हैं यार। थोड़ा सा दिमाग लगाना और जल्दी से बताना। इसे 2 से भाग दोगे क्या आएगा -1, इसे 2 से भाग दोगे क्या आएगा -2। तो इसका मतलब एक जो सर्कल बनेगा उस सर्कल की सेंटर के वर्टेक्स होंगे +1 और +2, हाँ है ना। मेरी बात समझे कि नहीं। अब अगले पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। 2 से भाग दोगे +2, 2 से भाग दोगे -1, तो +2 -1 है तो साइन उल्टे होने। दूसरा जो सर्कल बनेगा उसके सेंटर के वर्टेक्स होंगे जी -2 और +1। क्या किसी भाई को दिक्कत है जी यहाँ तक। आप कहेंगे साहब कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस निकाल दो। अगर ये सेंटर ए है और ये सेंटर बी है तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल दो। तो भाई डिस्टेंस निकालने का फार्मूला तो अपने को आता है, क्या रहता है स्क्वायर रूट में y2 - y1। तो दो में से एक गया एक, भाई y2 - y1, y लिखता हूँ डिटेल, y2 2, y1 1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 1 -2 तो +2 का स्क्वायर। तो दो में से गया एक का वर्ग 1 आया, 2 और 1 3, 3 का वर्ग 9 आया, तेरी 80 कम 80, तो ए वी की वैल्यू आ गई भैया √10।
देखना यार गलत तो नहीं बता दिया। चलिए जी, तो इनके बीच सेंटर्स के बीच की जो लेंथ है भैया वो है √10। √10 है ना। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की लेंथ है जी √10। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है इसका। इसके सेंटर देखेंगे तो 2 और -1, तो -2 और 1, ये भी बिल्कुल सही है। डिस्टेंस y2 -y1, दो में से एक गया, एक एक और गई। x2 -x1, एक माइनस माइनस 2 + 2 हो गया, 3 का वर्ग 9 था। अब आ जाइए, इस सर्कल की रेडियस क्या होगी। इस वाले सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो आप जानते हैं रेडियस का फार्मूला होता है g², तो 2 का वर्ग 4 प्लस f², 4 का वर्ग 16 माइनस c, तो c की वैल्यू है 4। 4 से 4 कटा तो इसकी रेडियस निकल के आ गई जी 4। यानी सर्कल की रेडियस निकल के आ गई भैया 4, है ना। अब यहाँ आते हैं, इस सर्कल की रेडियस निकालेंगे तो बेटा इस सर्कल की रेडियस निकालने का तो सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है। इस सर्कल की रेडियस निकालने का सूत्र होता है भैया क्या। भैया क्या ही थी इसके सेंटर के वर्टेक्स 2 और यहाँ था -1, तो r की वैल्यू होगी क्या, g², तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, है ना, +1 और माइनस में c की वैल्यू 1, 1 से 1 काटा 4, 4 का वर्गमूल 2 आया। इसका मतलब मेरे बच्चों इस सर्कल की रेडियस आ गई 2 और इस सर्कल की रेडियस आ गई 4। अब जरा बात को समझने की कोशिश करो। ये 4 और 2 6 आने लग रहा है। इसका मतलब ये दोनों ही सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, यानी सवाल में गड़बड़ है। सवाल में गड़बड़ है। क्योंकि √10 की जो वैल्यू है वो तो बहुत छोटी हो गई ना, यानी सवाल बनाने में मैंने गड़बड़ कर दी। चलो, इतनी बातें समझ आई, अब इससे समझाता हूँ आपको आगे। बेसिकली ये ए बी की वैल्यू थोड़ी बड़ी आ जाती ना, या तो सवाल बनता। अब पता है क्या हुआ, इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आ गई √10, इसकी रेडियस 4 है, हाँ है ना। यानी सवाल में ही गड़बड़ है। ऐसा हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। मतलब ये हुआ कि बड़ा सर्कल हो गया, क्योंकि ये 4 की वैल्यू ज़्यादा है, √10 का मान तो 3 पॉइंट समथिंग होता है, यानी ये डिस्टेंस 4 से भी छोटी है। इसका मतलब ये सर्कल इसके अंदर ही घुसा पड़ा कहीं ना, यानी ये बड़ा सर्कल है। ये बड़ा सर्कल है। ध्यान से सुनना है, ये बड़े वाले सर्कल का सेंटर होगा, बड़े वाले का। ये छोटे वाले सर्कल का सेंटर होगा। और ये जो डिस्टेंस है ये √10 दे ही रखी है ना। मेरी बात समझ गए, ये √10 दे ही रखी है सवाल ने। और आगे बढ़ो। ऐसे बना भाई ऐसे, है ना। तो ट्रांसवर्सल के लिए तो तभी खींच पाते हैं जब ये दोनों सर्कल दूर दूर होते, हाँ है ना। अब ये सर्कल दूर दूर तो है नहीं, सवाल में गड़बड़ होगी। मतलब ये या तो ऐसे होते तब डायरेक्ट टेंजेंट ये हो जाती, हाँ है ना, या फिर ऐसे होते तब खींची जा सकती थी डायरेक्ट टेंजेंट। ट्रांसवर्सल टेंजेंट ऐसे खींची जा सकती, लेकिन जब सर्कल ही एक दूसरे में घुस गए, हाँ है ना, तो फिर उस केस में ये चीज़ गड़बड़ कर दे रही है। हाँ बना दो भैया, कितनी देर लगाओगे। इसको गर्म पानी को रहने दो ये। तो भैया इस सवाल में ही एक दिक्कत आ गई, मतलब डाटा ही ये मिसमैच हो गया अपना। ये हमने ही बनाया सर्कल की क्वेश्चन, कोई नहीं, इसको सही करके बना देंगे। तब तक अगले पे आइए।
कहता है सर्कल की त्रिज्या ज्ञात करें। व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज इक्वेशन इज दिस। तो आप अच्छे से जानते हैं कि किसी भी सर्कल की इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू समथिंग यानी आर स्क्र, तो इसका मतलब ये सर्कल ओरिजिन से होकर गुजर रहा है, मतलब इसका सॉरी और इसका सेंटर ओरिजिन पे है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू रहती है वो आर स्क्र है। यानी आर स्क्र की वैल्यू 20 है, तो आर स्क्र अगर 20 है मेरे बच्चों, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट फिर आंसर। तो 2√5, 4×5 = 20। कहता है कि वृत्त का सेंटर तो ये है और स्पर्श रेखा का बिंदु ए, करो जी। देखिए मेरे भाई, बेहद आसान सवाल है, खुद भी कर लेंगे भाई। सर्कल के सेंटर के वर्टेक्स दे रखे हैं 4-1, है ना। यहाँ कोई पॉइंट होगा ए। अब कह रहा है सवाल में कि जी एक लाइन है, वो लाइन इस सर्कल को टच करते हुए जा रही है। एक लाइन है जो इस सर्कल को टच करते हुए जा रही है। तो आपने ज्योमेट्री पढ़ी हुई है, आप जानते हैं कि टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर बनाती है, और इस पॉइंट के वर्टेक्स दे रखे हैं ए के 6 और -3। तो कह रहा है जी इस लाइन का स्लोप निकालो। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन दो वर्टेक्स से, दो पॉइंटों से, इन दो पॉइंटों से, इस वाले से और इस वाले से, इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे m1। फिर जो इसका स्लोप होगा, इसका स्लोप मान लो m2 है, तो m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट माइनस। क्यों? क्योंकि दो लाइनें जब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 है। तो आसानी से आप निकाल देंगे। करिए जी। कहता है द ग्राफ ऑफ फॉर्म से ट्रायंगल ओ ए बी। यहाँ सर्कल नहीं है, ध्यान रखना, ये स्ट्रीट लाइन है। देखिए यार दोस्तों, सवाल में कह रहा है जी एक लाइन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अब कह रहा है जी एक लाइन है 3x + 4y, 3x + 4y इक्वल टू 24। कोई -24 उधर जाएगा प्लस का, सबको 24 से भाग दोगे, तरीका सिखा रखा है मेरे बच्चों, मन ही मन कर लिया करो। 3×8 = 24, तो x/8 आया, 4×6 = 24, y/6 आया, बराबर 1 आया। इसका मतलब ये जो लाइन बनेगी इसमें x की वैल्यू 8 होगी, यानी ये वाला पॉइंट होगा 8 0 और ये वाला पॉइंट होगा 0 6। आपको ये सब ना बनाने की जरूरत है ना लिखने की जरूरत। ये ट्रायंगल, ये वाली लाइन है, और ओरिजिन से ये ए बी कोई इक्वेशन थी, ठीक है। द ग्राफ फॉर्म से ट्रायंगल ओ ए बी, ओ जो है वो ओरिजिन है, तो कहता है ओ ए बी क्या बना रहा है भाई, एक ट्रायंगल बनाने लग रहा है। ओ ए बी क्या बनाने लग रहा है, एक ट्रायंगल बनाने लग रहा है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, मैंने सीधा सीधा तरीका बताया कि इसका एरिया होगा हाफ इंटू एक्स के बटे वाली वैल्यू इंटू वाई के बटे वाली वैल्यू, 8×6 = 48 का आधा 24, यानी मेरे बच्चों इस वाली ट्रायंगल का एरिया 24 होगा, है ना। ऐसे एक और इक्वेशन दे रखी थी x + y + 4 = 0, तो 4 उधर ले जाएंगे -4, है ना। करो क्या, सबको -4 से भाग दे दो, -4 -4 -4। तो ऐसा करोगे तो x/-4 + y/-4 बराबर 1। तो इस लाइन की मतलब इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस आ गया -4 और हाइट आ गई -4, तो 4 चौक 16, 16 का आधा करोगे 8। तो आपने देखा कि जो ये वाली ट्रायंगल बन रही है दूसरी ओसीडी, ट्रायंगल ओसीडी, इसका एरिया आ रहा है 8, और जो ये वाली ट्रायंगल बन रही है ओ ए बी, इसका एरिया आ रहा है 24, है ना।
तो यानी ओ ए बी का एरिया इसका 3 गुना है। अब देखते हैं जी ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो यहां लिख रखा है कि ओ सी डी का एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया 8 आया और इसके एरिया का कितना है, 1/3 है, तो 24 का 1/3 कर देंगे, यानी 1/3 एरिया ऑफ ए ओ बी। तो एरिया ऑफ ए ओ बी का 1/3 कर देंगे तो हमारा उत्तर निकल के मेरे बच्चों आ जाए। बात समझ पाए? आइए, मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्डिनेट और एफसी का कोटि और भुज दोनों बराबर है। कोटि और भुज का मतलब ये होता है कि इसके जो एक्स वाले पॉइंट है और जो वाई वाले पॉइंट है, यही तो ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट और एफसी का कहलाते हैं। कह रहा है जी दोनों आपस में बराबर है, मतलब के इक्वल टू 2k-1 है। इस एच एस एल का पेपर है तो के उधर जाएगा, तो 2k में से के गया के और -1 इधर आएगा प्लस, तो के की वैल्यू आ गई दोस्तों 1। ये मेरा बताइए जी। देखिए जी, सवाल में कह रहा है संपाती रेखाएं, कोइंसाइडिंग लाइन। कोइंसाइड लाइन मतलब एक लाइन है ये, इसी के ऊपर दूसरी लाइन बन जाए, तो इसे हम बोलते हैं कोइंसाइडिंग लाइन। संपाती रेखाएं यानी जिनका पति एक जैसा हो, मतलब जो सारी एक ही रेखा पर जा रही हो, मतलब जिनका पथ एक जैसा हो, सच बात ये रहती है। तो इसमें मैंने बताया था कि भाई लाइनें या तो किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी या कहीं नहीं मिलेंगी, या एक दूसरे के ऊपर ही होंगी, मतलब हर पॉइंट पे मिलेंगी। तो जब हर पॉइंट पे मिलेगी तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। और मैनी सॉल्यूशन के केस में बताया था A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 इक्वल होगा C1/C2। आए ना, सारे बराबर होंगे तो सोल्व करोगे तो आप खुद देख लीजिए यार, यहीं से सोल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6 तो के की वैल्यू आएगी से। डी इज माई आंसर। आए ना, करिए भैया। ठीक है यार, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये ग्राफ होता है।
ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस बनाया। एक इक्वेशन दे रखी है जी 4x जमा 5y बराबर 40, तो 4x जमा 5y बराबर 40, सबके बटे में 40 लिख दो। ये आ गया x बटे 10 प्लस y बटे 8, 4 धन 40 5 8 40 1, यानी एक पॉइंट तो होगा 10 0। दैट्स इट, दिस पॉइंट इज 10 0। एक पॉइंट होगा 0 8, ये वाला पॉइंट होगा जी 0। मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। क्या कहता है मन तुम्हारा, ये समझिए। ये तो बन गई जी पहली लाइन, है ना। ये बन गई भाई पहली लाइन। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब मुझे लगता है बात को समझ। अब बेटा हमें ये पता है कि एक लाइन वाई एक्सेस है, तो ये लाइन हो गई जी हमारी वाई एक्सेस, है ना, पक्का। अब एक लाइन हमारी एक्स एक्सेस है, तो ये लाइन हो गई हमारी एक्स एक्सेस। एक लाइन हो गई जी एक्स। सवाल ने क्या क्या बोला वो सारी बातों पे चर्चा करो। भाई उसने कहा ये वाली लाइन बना ली वाइट कलर में, ये वाली लाइन एक्स एक्सेस इस वाले कलर, सॉरी येलो कलर में, वाई एक्सेस हल्का सा ये वाला ऑरेंजी कलर डाल दिया ये। अब कह रहा है जी x इक्वल टू 5, इसका कलर दूसरा बदलते। x इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ, यानी जहां पर x का मान 5 होगा तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ आया है, तो 5 यहाँ कहीं होगा, हाँ है ना, तो 5 यहाँ होगा दोस्त। तो जहां 5 होगा ना तो वहां स्ट्रेट खींच देनी हमने, ऐसे लाइन खींच। ठीक है जी। अब आते हैं आगे। अब कह रहा है जी y इक्वल टू 4, इस वाले पॉइंट पर आते हैं। y की वैल्यू 4 कहाँ होगी, यहाँ कहीं, क्योंकि ये 8 है तो 4 यहाँ कहीं होगी, आए ना। तो एक लाइन यहाँ, y इक्वल टू 4 यहाँ। किसी भाई को कोई दिक्कत है? अब ये देखना है कि ये दोनों नज़दीक मिल रहे हैं कि दूर मिल रहे हैं। तो पहले ये देखो 5 और 4 रख के सेटिस्फाई कर रहा, 5 चौक 20 4 5 20, ठीक है सेटिस्फाई कर रहा है। भाई ये दोनों ही पॉइंट x y और 4, x 5 और y 4 दोनों ही इस इक्वेशन में रखोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये जो दोनों पॉइंट होंगे ये इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी यहीं पे आ रहे हैं क्या, 5 और 4। अब कह ये रहा है कि द टोटल एरिया इन स्क्वायर मीटर स्क्वायर यूनिट ऑफ द ट्रेंगल्स, यानी जो त्रिभुजें बनी हैं इनका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, फॉर्म बाय द ग्राफ। यानी इन सारी लाइनों से मिलके जो ट्रायंगलें बनी हैं, इन सब से मिलके जो त्रिभुजें बनी हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज बनी, सवाल की भाषा में ही गड़बड़ लग रही है, क्योंकि इस वाली ट्रायंगल में वाई एक्सेस शामिल नहीं है, इस वाली ट्रायंगल में एक्स एक्सेस शामिल नहीं है। फिर कैसे बना रहा है भाई, 1 2 3 4 5, वैसे भी 5 लाइनों से मिलकर ट्रायंगल तो बनना नहीं है। देखते हैं जी करके क्या तुक्काबाजी लगा सकते हैं। तो ये लेंथ आ गई 5, ये लेंथ है 4, क्योंकि 5 4 है, ये 8 थी, ये 4 है तो ये लेंथ कितनी आई 4, ये 10 है, ये 5 है तो ये लेंथ कितनी आई 5, तो इसका एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 5 गुना 4, इसका एरिया आया 10। तो मेरे भाई इस ट्रेंगल के एरिया 10 है, तो सेम ही साइड है इसकी 4 5, तो इसका एरिया भी कितना है 10, तो 10 और 10 कितना आया 20, तो इसका मतलब इनका एरिया आएगा 20। मेरे हिसाब से इसका आंसर 20 ही होना चाहिए, है ना। और तो क्या आंसर लिखें आप बताओ, पक्का भाई यही आंसर होगा। चलिए जी आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए माफ़ी भाई, थोड़ा क्लास हम जल्दी छोड़ रहे हैं, बाकी कल मिल लेंगे, ठीक है। थैंक यू।